living in this era where everything is so much dependent on technology and when the world is continuously running on wheels. Life without a cell phone seems impossible now. Try to imagine how the life would have been when there was nothing. Hello everyone, welcome to my classes Illuminar, Illuminating Young Minds. So students, in my very first video, I mentioned that SST is divided into history, social and political and geography. Geography के कुछ टॉपिक्स तो हम कवर कर चुके हैं. So I thought क्यों ना आज कुछ हिस्ट्री से किया जाए. पहला ये जो वीडियो है मेरा, उसमें हम बेसिकली इस चीज पे फोकस करेंगे कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीजें हिस्ट्री की क्या क्या हैं, वो सब चीजें जो है वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे. हिस्ट्री के बेसिक्स को पढ़ेंगे इसमें. तो वो सब पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है. हिस्ट्री वर्ड इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी. सो एनी नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इनटू पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड एज हिस्ट्री. जो भी पास्ट में हुआ है, जैसे आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, 10 साल पहले जो हुआ है, उसका हमारे पास रिटन डेटा है. लेकिन आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ है, इसका हमारे पास कोई रिटन डेटा नहीं है. तो वो चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? वो चीजें कहीं रिकॉर्डेड नहीं है. तो उनके लिए हमें कुछ प्रूफ्स मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ रिमेन्स मिले हैं. उनकी स्टडी करके हम एक थ्योरी को फॉर्म करते हैं. उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके हम एक थ्योरी को फॉर्म करते हैं कि ऐसा हुआ होगा. वो चीज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो हिस्ट्री इज बेसिकली एन इंक्वायरी इनटू द पास्ट इवेंट्स कि लोग ऐसा करते होंगे, ऐसा पहनते होंगे, ऐसा खाते होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. नटशेल में कहें, जो नटशेल भी मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, नटशेल में कहें तो हिस्ट्री इज मेमोरी, डिस्कवरी, collection, organization, presentation and interpretation of information of past events. यानी कि जो भी चीजें हमें याद हैं, हमारी मेमोरी के ऊपर बेस्ड रहता है. उस मेमोरी के बाद हम बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं, जमीन के नीचे से निकालते हैं या कहीं यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, वहां से उन चीजों को इकट्ठा करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिस्कवरी. जब चीजें डिस्कवर हो जाती है, उनकी खोज हो जाती है, उसके बाद उन चीजों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं. कलेक्शन के बाद हम उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स के सीक्वेंस में. कौन सी चीज कितनी पुरानी है उसके अकॉर्डिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है. उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम उन चीजों को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं. उस प्रेजेंटेशन के बाद हम इंफॉर्मेशन जो हमें उससे समझ में आती है उसको इंटरप्रेट करते हैं और उससे हम पास्ट इवेंट्स में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में निकालते हैं कि क्या क्या हुआ है. तो ये है हिस्ट्री का एक बेसिक सा डेफिनेशन. अब ये हिस्ट्री हम पढ़ें क्यों? What is the need to study this history? Why should we study history? We must study history for a better understanding of the world. आज के बारे में भी ज्यादा कुछ जानने के लिए, दुनिया कैसी है, क्यों है, उसके लिए हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है. सेकेंड, ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ द करेंट इवेंट्स. हम जो आज हैं उसके बारे में हम ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे. वो कब कर पाएंगे? जब हमें हिस्ट्री के बारे में पता होगा. जब हमें ये पता होगा कि आज तो हम कोई भी चीज अगर हमें नहीं पता होती तो फटाफट गूगल निकालते हैं, गूगल में ढूंढ लेते हैं. लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मोबाइल फोन तो छोड़िए, पेपर पेन भी नहीं थे. लोग उस समय कैसे नॉलेज को अक्वायर किया करते थे, तो वो चीजें हमें पता चलेंगी. उससे पता चलेगा कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक प्रोग्रेस करी है. And then third, caution us not to repeat the same mistakes as we had done in the past. जो भी कोई मिस्टेक हमने अगर पास्ट में की है उसको दोबारा हम ना रिपीट करें. वो चीज भी हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं. So next comes what all can we know about our past? कि हम इस पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं. हम इस पास्ट से काफी कुछ जान सकते हैं. हम ये जान सकते हैं हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, हंटर्स की लाइफ कैसी थी, मर्चेंट्स की लाइफ कैसी थी, साइंटिस्ट, प्रीस्ट, किंग्स, इनकी लाइफ कैसी थी. उस समय लोग मेडिसिन कैसे दिया करते थे, अगर कोई बीमार होता था तो लोग अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे. इतना ही नहीं,
लोग किस तरह की कहानियां सुनते थे, कैसे गाने गाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, ये सब कुछ हमें हिस्ट्री में मिलता है। उस समय किस तरह की कारीगरी की जाती थी, आर्टिसंस कैसे थे, क्राफ्ट्समैन कैसे थे, ये सब कुछ हमें हिस्ट्री से पता चलता है। सो हिस्ट्री हमें काफी कुछ बताता है, हम प्रीवियस में कैसे थे, आज कैसे हैं। पहले लोग हाथ से कारीगरी करते थे, अब हर जगह जो है वो मशीन्स आ चुकी है। तो ये चीजें हम कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, वो प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अर्ली मैन टू द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग, दिस वी विल बी स्टडीइंग इन हिस्ट्री। नाउ ये जानने के लिए कि लोग कैसे रहते थे, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि ये पता चले कि लोग रहते कहाँ थे। Where did people settle in history? जब तक ये नहीं पता चलेगा तो हम डिस्कवरी करने के लिए भी कहाँ जाएंगे। तो होता क्या था, जैसे आज के जमाने में क्या है, यू गो टू वॉशरूम, यू ओपन द टैप एंड यू गेट वाटर, आपको टैप खोलते पानी मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, टैप खोलते पानी नहीं आता था। पहले लोगों के पास वाटर पाइपलाइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वाटर तो एक नेसेसिटी थी। वाटर वॉज नेसेसरी देन ऑल्सो, नाउ ऑल्सो एंड विल ऑलवेज बी। तो उस वाटर की नेसेसिटी को पूरा करने के लिए लोग कोशिश करते थे कि किसी भी नेचुरली प्रेजेंट वाटर बॉडी के पास सेटल हो, जैसे कोई रिवर हो, सी हो, या फिर पॉन्ड हो या लेक हो। कोशिश यही होती थी कि नदियों के पास सेटल हो, क्योंकि नदियों में साल भर पानी रहता था, नदियों का पानी फ्रेश होता है, which was used directly for cooking, bathing, drinking, मतलब डायरेक्टली यूज करते थे। तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था वो था कि वो नदियों के किनारे या पानी का जो भी नेचुरल सोर्स होगा उसके किनारे बसते थे। लेकिन वो नदियों के किनारे तो बसते थे, लेकिन सिर्फ पानी से तो नहीं होता, दे नीडेड फूड ऑल्सो। तो होता क्या था, उस समय के लोग खाना खाने के लिए हंटिंग किया करते थे। जब भी दिन में उन्हें टाइम मिला उन्होंने हंटिंग की, एनिमल्स और बर्ड्स को किल किया और उसके बाद उनको खाया। सो दे वर कॉल्ड एज हंटर्स, बिकॉज वो लोग जो है उस समय मेन जो उनका खाने का सोर्स था वो हंटिंग था। उसके बाद दूसरी चीज जो दूसरा प्राइम सोर्स था उनके खाना खाने का वो था गैदरिंग। हर टाइम तो हंटिंग पॉसिबल नहीं थी, हर समय तो हंटिंग नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते थे, जंगलों में से फल फूल ये सब तोड़ के जमा भी करते थे। और जब वो हंटिंग के लिए नहीं जाते थे तो वो गैदर किए हुए फूड को, इकट्ठा किए हुए फूड को खा के अपना पेट भरते थे, इसलिए उनको कहा गया गैदरर्स। सो दीज हंटर्स एंड गैदरर्स लेड अ नोमैडिक लाइफ। ये हंटर्स और गैदरर्स क्या थे, ये एक जगह नहीं रहते थे, ये हर जगह घूम घूम के समय समय पर घूमते रहते थे। उसका 2-3 कारण था। एक तो सीजन्स का चेंज होना होता था, तो चेंज में जैसे एक एग्जांपल आई कैन गिव यू, रेनी सीजन है सो दे नीडेड अ शेल्टर टू स्टे, और समर्स है तो उन्हें शेल्टर की जरूरत नहीं, उन्हें खुला आसमान चाहिए होता था, क्योंकि उस समय एसी और फैंस नहीं होते थे। सो बेसिकली वो लोग जो है सीजन के अकॉर्डिंग ही जगह को चेंज करते थे। रिसोर्सेज जो है वो एक जगह की खत्म ना हो जाए, इसलिए हर जगह के रिसोर्स को जुडिशियसली यूज करने की कोशिश करते थे। कई बार वो हंटिंग के लिए एनिमल्स के पीछे रहते थे, और क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते थे तो उसके लिए भी उनको एनिमल्स के पीछे पीछे भी अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। एंड ये लोग बहुत स्किल्ड होते थे। स्किल्ड इन द सेंस इनके पास बहुत नॉलेज होता था, इन्हें पता होता था कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा प्लांट मेडिसिनल वैल्यू का है, कौन सा प्लांट खाने के लिए यूज होगा। ये सब जो हम आज यूज कर रहे हैं ये सब खोज इन्हीं लोगों की देन है, हमारे उन एंसेस्टर्स की जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। अब ये लोग रहते कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ इनके रहने के हमें एविडेंसेस मिले हैं, तो वो मिले हैं नर्मदा नदी के पास, इंदस नदी के पास, सुलेमान एंड किरथर हिल्स में जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे का है उसके बॉर्डर पे है, गारो हिल्स में, गंगा नदी के पास, या और भी कई नदियों के पास। नदियां क्यों? क्योंकि वहां पे उनको पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी, पानी अवेलेबल होता था तो उनका कुकिंग, बेदिंग, क्लीनिंग ये सब इजीली हो जाता था। ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार साल पहले अर्थ के टेम्परेचर में कुछ चेंज शुरू हुआ। उस चेंज के कारण कुछ नए तरह के प्लांट्स आने लगे। जब उन प्लांट्स को इन लोगों ने देखा तो इन्होंने देखा कि उसमें से ग्रेन्स निकल रहे थे। वो ग्रेन्स जो हैं वो खाने वाले ग्रेन्स थे।
जब उसको उन्होंने यूज करना शुरू किया तो वो ग्रेन्स कुक करके खाया जा सकता था, कई बार कच्चा भी खाया जा सकता था, और वो ग्रेन्स जो हैं वो टेस्टी ज्यादा थे, ज्यादा हेल्दी थे। उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि ये इजीली स्टोर हो सकते थे। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो जंगल से फ्रूट्स वगैरह तोड़ते थे वो कुछ दिनों में सड़ जाते थे, उन्हें फिर तोड़ना पड़ता था। पर ये ग्रेन्स जो है ये उस टाइम में भी काम आते जब ये बाहर हंटिंग के लिए नहीं जा सकते थे, या जब इनके पास गैदर्ड फूड सड़ जाता था, तो उसकी जगह पे ये ग्रेन्स इजी थे उन स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए भी। तब उन्होंने इन ग्रेन्स को और ज्यादा क्वांटिटी में उगाना शुरू किया। नदियों के किनारे बड़े बड़े लैंड के एरिया में, बड़े बड़े एरियाज में इन्होंने इन ग्रेन्स को और ज्यादा अमाउंट में उगाना शुरू कर दिया। दिस रिजल्टेड इन फार्मिंग। सो मैन स्टार्टेड फार्मिंग। अब फार्मिंग तो घूम घूम के हो नहीं सकती थी, सो दे हैड टू सेटल समवेयर। तो कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ता था। तो इस तरह से सेटलमेंट्स शुरू हुए। फार्मिंग करनी थी तो कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ता। बड़े बड़े लैंड के पीसेस पे फार्मिंग शुरू हो गई, और इसके साथ साथ उन्होंने कैटल रियरिंग भी शुरू कर दी। क्योंकि फार्मिंग करनी थी तो फार्मिंग में भी एनिमल्स की जरूरत होती थी प्लोइंग के लिए, तो वहां के लिए एनिमल्स चाहिए थे उनको। जो ठंडे जगह पे लोग रहते थे उनके लिए कुछ एनिमल्स से उन्हें वूल मिल जाता था, कुछ एनिमल्स से उन्हें मिल्क मिल जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने कैटल रियरिंग शुरू की। कुछ एनिमल्स जो है वो इतने मजबूत थे कि वो सामान ढोने के काम आते थे। तो इस तरीके से लोगों ने एक जगह पे बसना शुरू कर दिया और एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो ऐसे कर करके सेटलमेंट शुरू हो गए। सबसे पहले एविडेंसेस जो फार्मिंग के हमें मिले हैं वो सुलेमन एंड किर्थर हिल्स में मिले हैं, व्हीट एंड बार्ले के, ऑलमोस्ट अराउंड 8000 ईयर्स अगो। यानी कि सबसे पहली खेती जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी वो सुलेमन एंड किर्थर हिल्स में व्हीट एंड बार्ले की हुई थी, या फिर गारो हिल्स में नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हुई थी। हमें राइस जो है वो सबसे पहले विंध्या रेंजेस में, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है, वहां पे सबसे पहले राइस को कल्टीवेट किया गया। वहां से हमें इनिशियल राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं। तो इस तरीके से जो है आदमी एक जगह रह के अपनी लाइफ को एक प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनाइज करने लगा। अब एक जगह पे 3-4 लोग इस तरह से रहने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों का रूप ले लिया इन्होंने। स्मॉल विलेजेस से दे टर्न्ड इनटू बिग विलेजेस, बिग विलेजेस से दे टर्न्ड इनटू सिटीज। तो ऐसे कर करके अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था, शहरों का बनना शुरू हुआ था। अब ये जो शहर हैं, इनके कुछ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज के जो प्रूफ्स हैं वो हमें इंडस रिवर के आसपास मिले हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिले हैं, जिनको हम आज की डेट में द फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन was one of the earliest civilizations settled in the Indian subcontinent around 5000 years ago. आज से 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सेटल्ड थी। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं हेल्पिंग रिवर्स। क्या होता है कि छोटी छोटी नदियां दूसरी जगहों से आकर किसी बड़ी रिवर में अपने पानी को डाल देती हैं और ज्वाइन कर लेती हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट देयर वाटर टू दैट बिगर रिवर। सो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, रावी, चेनाब, बियास एंड सतलज। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, और इंडस इसके आसपास वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी। इंडस रिवर जो है चाइना से, प्रेजेंट डे चाइना से निकल के प्रेजेंट डे कश्मीर से जाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये पूरे बेल्ट में इंडस रिवर के वो शहर बसे हुए थे, और ऑब्वियसली रीजन क्या था? पानी। सबसे बड़ा रीजन था पानी। उसके अलावा सेकेंडरी रीजन है क्योंकि नदियों के पास का जो जमीन होता है ना वो वैसे भी फर्टाइल ज्यादा होता है, तो फार्मिंग में काफी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद ऑलमोस्ट 2500 साल पहले गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी एक सिविलाइजेशन के होने के रिमेन्स मिले हैं। वो सिविलाइजेशन जो है
That civilization led to the formation of the most powerful empire of the world, that is Magध Empire. मगध एम्पायर के बारे में भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे. मगध एम्पायर में बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, जिनकी थियोरीज हम आज भी पढ़ते हैं. जब सेटलमेंट शुरू होने लगा तो क्या लोगों ने ट्रैवल करना एकदम छोड़ दिया? नहीं, ट्रैवलिंग तब भी होती थी. ट्रैवलिंग क्यों होती थी वो मैं आपको बताती हूँ. ट्रैवलिंग होती थी अगर किसी एक जगह पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह एक अच्छी जिंदगी और एक सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए चले जाते हैं. कई बार जो है लोग जो है वो एडवेंचर के लिए चले जाते थे, कि जिन्हें कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता था, जगह जगह की संस्कृति को जानना अच्छा लगता था, तो वो लोग भी ट्रैवल करते रहते थे. देन देयर वर आर्मीज who marched to conquer the area or marched to conquer the land from other rulers, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया किसी एक किंग के पास हो. वो वॉर उस समय भी था, आज भी है. देन ट्रेड के लिए लोग घूमते थे. ट्रेड के लिए हम आज भी घूमते हैं, ट्रेड के लिए लोग उस समय भी घूमते थे. एक अपना सामान यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया और दूसरी जगह कहीं जाके बेचा, तो ट्रेड भी उनका एक बहुत बड़ा रीजन था. देन देयर वर रिलीजियस टीचर्स, जो अपने रिलीजियस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, कि जो भी उनको पता होता था ट्रूथ के बारे में, गॉड के बारे में, वो लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों के बीच में पीस ला पाए, उसके लिए रिलीजियस टीचर्स भी जगह जगह ट्रैवल करते थे. तो ट्रैवलिंग के कई कारण थे उस समय भी, और लोग ट्रैवल करते थे. इस ट्रैवल का असर क्या हुआ? इस ट्रैवल का असर ये हुआ कि हमारा कल्चर एनरिच हुआ, हमारी ईटिंग हैबिट्स में जगह जगह की चीजें आ गई, हमारे रिलीजियस सेरेमनीज में काफी चीजें जगह जगह की मिली, क्योंकि जो भी पर्सन ट्रैवल करता था वो अपनी ट्रेडिशंस को लेके जाता था और वहाँ की ट्रेडिशंस को फॉलो करता था और अपने ट्रेडिशंस को वहाँ के लोगों के साथ शेयर करता था. तो इससे क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग हुआ. सो दिस ट्रैवल रिजल्टेड इन द एनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. तो हर जगह से नई चीजें सीखने को मिलती थी और वहाँ के लोगों को उस नए ट्रैवलर से नई चीजें देखने को मिलती थी. तो ऐसे कर करके हमारा कल्चर बहुत एनरिच्ड हो गया. सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग की वजह से आज इंडिया में काफी कुछ हमारे खाने का ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है. दे हैव ऑल कम फ्रॉम वेरियस अदर ट्रेडिशंस फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे क्लोथ्स में भी काफी कुछ ऐसा है जो इंडिया का नेटिव नहीं है. वो कैसे आया है? ट्रैवलिंग के थ्रू, ट्रैवलर्स के मीडियम से आया है. जैसे ये भाषा इंग्लिश हमारी अपनी नहीं है, कैसे आई है? अंग्रेजों के थ्रू आई है. ट्रैवलिंग प्लेड एन एसेंशियल रोल इन द एनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. ठीक है, ट्रैवल तो करते थे. इस ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा असर कहाँ हुआ? इस ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा असर हुआ हमारी कंट्री के नेम पे. जी हाँ, इंडिया पे. इंडिया, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज बीइंग गिवन टू अस बाय फॉरेनर्स. क्या हुआ ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. पहले के दिनों में हमारा ग्रीक्स और ईरानियों के साथ काफी अच्छा रिलेशन था. तो ग्रीस और ईरान से काफी लोग आते थे. ईरान जो पहले पर्शिया होता था. तो जो वो लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि उन्हें इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, इंडस नदी को क्रॉस करना पड़ता था, तो उन्होंने इंडस रिवर के इस पार रहने वाले लोगों को इंदौस कहना शुरू कर दिया. इंदौस से हिंदौस हो गया पर्शियन में, फिर हिंदौस से हिंदू हो गया, हिंदू से हिंद हो गया, और उसी इंडस से इंडिया मिला हमें. सो ये जो इंडिया नेम है हमारा, ये हमने खुद को नहीं दिया है, ये हमें ग्रीक्स और ईरानियंस से मिला है. सो ये ट्रैवलिंग का ही इम्पैक्ट था, क्योंकि वो लोग जब भी हमें रेफर करते थे तो वो लोग हमें इंडियंस, इंदौस, हिंदौस, हिंदूज कहते थे. सो दैट्स हाउ वी गॉट द नेम इंडिया. नेक्स्ट कम्स द सेकेंड नेम भारत. भारत मिलने का रीजन था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री का मैक्सिमम पार्ट एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी, भारत डायनेस्टी ने रेन किया था. उस भारत डायनेस्टी के एक बहुत फेमस किंग थे राजा भरत. उनके नाम पे, उस भारत डायनेस्टी के नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा. और इसके बारे में हमें ऋग्वेद में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि आज से 3500 साल पहले, 3500 years ago लिखी गई है. सो फ्रॉम भारत डायनेस्टी वी गॉट द नेम भारत, एंड फ्रॉम ग्रीक एंड इरानियंस दे गिफ्टेड अस द नेम इंडिया, व्हिच वी स्टिल फॉलो. अब ये हिस्ट्री जो है वो
बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जहाँ के पास हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं। रिटन एविडेंसेस होने की वजह से हमें थोड़ी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन तो है, और एक वो जिसका हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। तो जो भी हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है वो है प्री हिस्ट्री, और जो हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं वो है हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के बारे में हमें पता चले तो कैसे चले, कैसे पता करेंगे? मैंने पहले भी बोला एविडेंसेस एविडेंसेस। वो एविडेंसेस क्या थे और वो एविडेंसेस हमें कैसे मिले हैं? वो एविडेंसेस मिले हैं हमें एक्सकेवेशन से, खुदाई से। जगह जगह पे जब हमें थोड़ा सा भी जहाँ डाउट हुआ कि यहाँ हमें कुछ मिल सकता है या कुछ ऐसा मिला हो हमें जो थोड़ा ऊपरी सतह पे हो, तो वहां पे लोगों ने खुदाई शुरू की। वहां पे हमें काफी कुछ मिला। एक्सकेवेशन से बिल्डिंग्स मिली हैं हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, हमें रिटन टेक्स्ट्स मिले हैं, लिखी हुई किताबें मिली हैं, जैसे कि वेदास, स्क्रिप्चर्स, एपिक्स एटसेट्रा। ऐसी किताबें मिली हैं जो पाम लीव्स पे लिखी गई हैं या बर्च ट्री के बार्क पे लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई है? बर्च ट्री के बार्क पे। बार्क क्या होता है? ट्री का स्टेम का छाल। तो उस पे लिखी गई है। उस समय पेपर या पेन तो नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो लोग इसी तरह की चीजें यूज करते थे। पाम लीव्स यूज करते थे, बर्च ट्रीज यूज करते थे, देन स्टोन्स यूज करते थे। ऐसी जगहों पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को लिखा करते थे। और इन्हीं स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके, इन्हीं वेदास को स्टडी करके या इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करके हमें पास्ट के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अब ये जो हमारे रिटन सोर्सेस थे वो भी 2 फॉर्म में थे। एक था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दूसरा था इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे या किसी भी तरह के लीव्स पे लिखे जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसलिए कहा जाता था बिकॉज मेन्यू इन लैटिन इज हैंड एंड स्क्रिप्ट इज रिटन, सो एनीथिंग रिटन बाय हैंड वाज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो उसमें हमें रिलीजियस चीजें पता चलती हैं, किंग्स के बारे में पता चलता है, उस समय की साइंस, मेडिसिन या लिटरेचर भी वहां का काफी कुछ हमें पता चलता है। लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे, जो इंडिया में मिले, वो क्योंकि वो लीव्स के होते थे तो वो थोड़े से डिस्ट्रॉयड फॉर्म में मिले हैं। क्योंकि लीव्स हैं, हजारों साल तक अगर जमीन के नीचे गड़े रहेंगे तो कुछ खराब हो जाएंगे, कुछ ठीक रहेंगे। तो हमें कहीं इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं आधी मिली, तो हमने उनको थोड़ा थोड़ा जोड़ के इन्फॉर्मेशन को डिराइव करने की कोशिश की है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का ये एक ड्रॉबैक भी था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो इंडिया में 3 लैंग्वेजेस में उस समय लिखी गई थी, क्योंकि उस समय 3 ही मेजर लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में बोली जाती थी। वो है संस्कृत, पाली एंड तमिल। सो 3 ही लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट्स मेजरली उस समय की हमें मिली है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें काफी कुछ बताती थी, पर क्योंकि ये लीव्स पे लिखी हुई थी तो उनके स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते थे। सो वी हैड अनदर रिटन सोर्सेज जो उस समय के लोगों ने यूज किया होगा, यही सोच के कि हो सकता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो उस केस में उन्होंने दूसरी चीज यूज की, वो था इंस्क्रिप्शंस। इन प्लस स्क्रिप्शंस। स्क्रिप्शंस मीन्स लिखना, इन मीन्स अंदर की ओर लिखना। तो किसी भी हार्ड सरफेस पे, जैसे वॉल पे, पत्थर पे, मेटल्स पे जो खुदाई करके लिखा जाता था उसको हम कहते थे इंस्क्रिप्शंस। ये इंस्क्रिप्शंस का फायदा ये होता था कि ये हजारों साल जमीन के नीचे दबे रहने पे भी खराब नहीं होती थी। सो एज इट इज वो हमें मिलती थी। तो इंस्क्रिप्शंस पे ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो उस समय के सबसे रिसोर्सफुल लोग यानी कि किंग्स के पास अवेलेबल थी। तो हमें इन इंस्क्रिप्शन से उस समय के किंग्स के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। सो ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस वर मोर ड्यूरेबल, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट दैट ड्यूरेबल, लेकिन फिर भी लकी थे हम, लकी है इनफैक्ट कि हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी मिले हैं। नाउ ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिल गए, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, रीमेन्स मिल गए, अब क्या कोई भी जाके इनको पढ़ लेता था? नहीं। हाउ टू फाइंड अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट दीज पास्ट इवेंट्स? इसके लिए हमारे पास 2 तरह के स्पेशलिस्ट्स होते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियो मीन्स ओल्ड टाइम्स, लॉजिस्ट मीन्स स्टडीज। ये वो लोग होते हैं जो ओल्ड टाइम की स्टडी करते हैं। तो ये लोग जो है ये साइट्स पे जाते हैं जहाँ पे खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है। वहां पे जाके स्कल्पचर्स को, स्टोन्स को या उस समय की जो ज्वेलरी होती है या कॉइन्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं ये लोग। बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं ये लोग, और तब वहां से चीजों को
समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसा जीवन जीते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, किस तरह के टूल्स और वेपन्स यूज करते होंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का काम है साइट्स पे जाके मिली हुई चीजों की स्टडी करना। दूसरा पार्ट है हिस्टोरियंस का। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस जो है वो स्कॉलर्स होते हैं। वो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं, उन्हें इन हिस्टोरियंस के पास भेज दिया जाता है, जो पढ़ के उसके अंदर इंक्वायर करके, इन्वेस्टिगेट करके क्या लिखा हुआ है और वहां से उस मीनिंग को डिसाइफर करते हैं। डिसाइफर एक प्रोसेस है जिसमें, क्योंकि पहले की जो लैंग्वेज है ना, वो अभी से बहुत डिफरेंट थी। लैंग्वेज इवॉल्व हुई है हमारी, और लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है, तो इसलिए अभी की लैंग्वेज से उस समय की लैंग्वेज को मिक्स एंड मैच करके, डिसाइफर करके वो उसका मीनिंग निकालते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, हमारे इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा हुआ है। So basically, archaeologists and historians are two sets of people who study and tell us about what happened in our past. So next comes one past और many past. तो past तो एक है, हमारा एक past है, लेकिन फिर भी different है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं, जो हमें रिटन प्रूफ्स मिले हैं, वो हमें किंग्स के हिसाब से मिले हैं, क्योंकि किंग्स उस समय सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल या पावरफुल होते थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस पे अपने बैटल्स के बारे में लिखवाया, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में लिखवाया। सो वी नो अ लॉट अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड हाउ दे लिव्ड एंड व्हाट ऑल दे कॉन्कर्ड, बट वी हार्डली नो अबाउट अ कॉमन मैन, अ फार्मर, अ हर्डर, अ हंटर, अ ट्रेडर। बहुत कम पता है हम लोगों को उनके बारे में। इवन जो एडवेंचर के लिए जो लोग ट्रैवल करते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके रहते थे, तो उन्होंने भी किंग्स के बारे में ही ज्यादा लिखा है, थोड़ा बहुत कॉमन मैन के बारे में लिखा है। सो बेसिकली वी नो मोर अबाउट अ किंग देन अ कॉमन मैन। वी हैव वन पास्ट, बट येट दैट पास्ट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब ये पास्ट तक तो ठीक है, लेकिन इस पास्ट की डेट्स को हम कैसे करें? उसके लिए हमने क्या किया, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को लैंडमार्क माना। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को इसलिए लैंडमार्क माना क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं अभी, वो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन है। इस वेस्टर्न एजुकेशन में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं। तो इसीलिए उन्होंने जीसस एंड जीसस इज देयर लॉर्ड, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को जो है वो लैंडमार्क माना। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी डेट्स आई, उनके आगे हमने लिखना शुरू किया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इन लैटिन इज कॉल्ड एज आफ्टर द ईयर ऑफ लॉर्ड। एंड जो जीसस क्राइस्ट से के बर्थ से पहले का टाइम था, उसको हमने लिखना शुरू किया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या फिर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को हमने कहा कॉमन एरा, सीई, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के टाइम को हमने कहा बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अब अगर हम बोले 3000 बीसी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले, 3000 years before Christ, some event happened. And when we are talking 2020 AD, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल बाद आज ये वीडियो बन रही है। So this is how we interpret the dates. अभी for example, when we said 5000 years ago जो है one of the earliest cities के settlement के अवशेष मिले, आज से 5000 years ago, तो अभी क्या है 2020 है, तो यहाँ से हम 2000 माइनस कर देते हैं, तो हम 0 पे पहुंच जाएंगे। 5000 माइनस 2000 इज 3000। अब उस 0 से 3000 साल पहले और चलेंगे, तो यानी कि 3000 बीसी की बात हम कर रहे हैं, या आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड डेट्स इन हिस्ट्री। अब जब हमने बात की मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की, तो इंस्क्रिप्शंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें इजिप्ट में मिला है। क्या होता था पिछले जमाने में, एज आई टोल्ड, जो लैंग्वेज लिखी जाती थी वो आज के जमाने से काफी डिफरेंट थी। तो उस चीज को समझने के लिए हमने एक प्रोसेस का यूज किया है, वो है डिसाइफरमेंट, यानी वो जो सिंबल्स यूज करते हैं उनको हमारे हिस्टोरियंस बैठ के डिसाइफर करते हैं और डिसाइफर करके उनको पता करते हैं कि उस सिंबल से क्या मतलब होता है।
तो रोजेटा टाउन में इजिप्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इजिप्ट के रोजेटा टाउन से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शंस को हम कारतूश कहते हैं, जो कि एक टैबलेट के फॉर्म में है जो एंड्स पे रोल्ड अप है। हिस्टोरियंस ने इन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करने की कोशिश की और पता किया कि ये ऑलमोस्ट 5000 साल पुराने हैं और इनमें उस समय के किंग्स और क्वींस के नेम लिखे हुए हैं। क्योंकि ये नेम्स ग्रीक और इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो अभी प्रेजेंट ग्रीक और इजिप्शियन लैंग्वेज की हेल्प से पुराने ग्रीक और इजिप्शियन जो सिंबल्स थे उनको डिसाइफर किया गया है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ reading out the inscriptions and manuscripts. There are many and various which we will study one by one. So this was it about what, where and how. What, where and how में हमने क्या पढ़ा है कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम हिस्ट्री में डिटेल में चले जाएंगे एंड जब हम 5 साल की हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हमें भारत की हिस्ट्री के बारे में इंक्लूडिंग फ्यू थिंग्स इवन फ्रॉम द वर्ल्ड काफी आइडिया मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। I believe I have made this video as explicable as it could have been. Thank you so much.